बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, दहशत गर्दी का सिलसिला जारी है और पूरी पाकिस्तानी कौम पुरअज़म है कि दहशत गर्दी के खात्मे तक हम इस जंग को जारी रखेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया, बन्नू CMH का भी दौरा किया, जख्मियों की इयादत की, साथ ही इस बात का ऐलान किया कि जब तक एक भी दहशतगर्द मौजूद है उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान को एक लंबी जंग का सामना है। कोई अरसा गुजर गया कि दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर दंदनाते फिरते थे, लेकिन आज दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, क्योंकि दहशतगर्दी और मुल्क की इकानमी साथ साथ नहीं चल सकते। दूसरी तरफ सियासी बहरान की बात की जाती है। कहा जाता है कि दहशतगर्दी से अगर निपटना है, मुल्क के सियासी हालात बेहतर करने होंगे, उसके साथ ही हुकूमत को अपनी रिट कायम करनी होगी। कोई भी शख्स रियासत के खिलाफ बगावत का कलम ना उठा सके। लेकिन हमने देखा कि जब सियासतदान आपस में उलझते हैं, सियासी बहरान पैदा होते हैं, हुकूमतें एक दूसरे के साथ अपोजिशन और हुकूमत लड़ाई करते हैं, तो उसके नतीजे में एक बहरान जन्म लेता है। वो बहरान मईशत के लिए भी नुकसानदेह होता है। हुकूमत दावेदार है कि ये बहरान टल चुका है, लेकिन अपोजिशन ये समझती है कि उनके साथ विक्टिमाइजेशन की जा रही है। हालिया फैसले की बात ही की जाए तो इसे फैसले को अपोजिशन इंसाफ का कत्ल करार देती है, जबकि हुक्मरान जमात ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। अब ये भी बातें की जा रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तब्दीली आएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये धमकी दे रही है कि अगर ऐसा मौका आ गया तो हम हुकूमत और असम्बलियाँ तोड़ देंगे। क्या वाकई हालात उस तरफ जा रहे हैं? फिर खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान हो, ये दोनों वो इलाके हैं कि जहाँ दहशत गर्दी से हमें निमटना है। और दहशत गर्दी से निमटने के लिए हमें बहरहाल सियासी बहरान को ख़त्म करना होगा। क्या ये हमारी तरजीहात में शामिल हैं? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू है। साथ ही साथ इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि हुकूमत को अब 2/3 अक्सरियत हासिल होगी। ये भी कहा जाता है कि हुकूमत कुछ आइनी फैसले करने जा रही है। 2/3 अक्सरियत के हवाले से अब कोई उनके रास्ते में रुकावट नहीं बची। इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत और मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा जनाब मुज़फ़्फ़र रहमान साहब। मुज़फ़्फ़र रहमान साहब, आपको शुक्रिया। जबकि उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुल्क के मुमताज़ कानूनदान जनाब फैसल चौधरी साहब। जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर कानूनदान हाफिज़ एहसान अहमद साहब। मैं सियासी हालात की तरफ या सुप्रीम कोर्ट की तरफ फैसले की तरफ जाने से पहले मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये दहशत गर्दी जो हम सब के खिलाफ एक जहर कातिल है, जिसे हम सब ने मिलकर निपटना है, इस पर भी आज बात की जाए। फैसल चौधरी साहब, ये दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हम पुरअज़म तो हैं, नेशनल एक्शन प्लान भी हम तरतीब देते हैं, हम ये भी कहते हैं कि पूरी कौम दहशत गर्दों से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई वाक़यात ऐसे हो जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, फिर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बड़े सेंसिटिव एरियाज़ हैं। हमें ये जंग जीतने के लिए अब और क्या करना होगा? थैंक यू मलिक साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि अंदरूनी महाज के ऊपर जो खतरात हैं उनसे निपटने के लिए आपको अपने घर में इत्तेफाक चाहिए और उसके लिए हुकूमत को बड़े कदम लेने की ज़रूरत है। ड्रोन हमले हो रहे हैं KP में जो कि काबिल मजम्मत हैं। फोर्सेस के ऊपर अटैक हो रहे हैं। सुसाइड अटैक आज भी हुआ है, जिसमें 13 कीमती जाने गई हैं, शहीद हुए हमारे जवान। तो ये जो हम बैरूनी जंग जीत चुके हैं उससे हमारा मुराल डिफेंस के हवाले से बहुत ऊपर गया है। हमारी फौजों का मुराल ऊपर है, कौम का मुराल ऊपर है। अब जरूरत इस अमर की है कि ये जो दहशतगर्दी का मामला है इसको भी उसी यकजा हो के एक जिस तरह से हमने जंग लड़ी है, जिसमें तमाम सियासी जमातें, मीडिया, हुकूमत, अपोजिशन, तमाम मुकातबे फिक्र, तमाम जो मुख्तलिफ लोगों शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यकजा हुए हैं। ये आपको आइन और कानून की मुकम्मल बहाली करनी पड़ेगी। लोगों का जो विल ऑफ द पीपल है उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। उसके बाद ये मामलात होंगे। KP में बैरूनी मुदाखलत है, वेस्टर्न बॉर्डर से, उसको चेक करने के लिए हमें सफारती सतह पे भी कोशिश करनी है। अब अमली तौर पे भी जो वहाँ के मामलात हैं उनको भी देखना पड़ेगा। और इंटरनेशनली पाकिस्तान की इस वक्त जो डिप्लोमेसी है या आवाज़ है वो काफ़ी सुनी जाती है। तो इसको मैं समझता हूँ कि मुनासिब वक्त है कि इसको इस्तेमाल किया जाए मुल्क की बका के लिए। बिल्कुल ठीक है। मुज़फ़्फ़र रहमान साहब, हमने जंग जीती हिंदुस्तान से, जिसका जिक्र अभी फैसल चौधरी साहब ने भी किया कि बैरूनी सतह पे पाकिस्तान को भरपूर पजीराई भी मिली, पाकिस्तान का नाम भी रोशन हुआ। इसके बाद तवक्को थी इस बात की कि गैर मुल्की ताकतें
फिर कोशिश करेंगी, ख़ासतौर पे उन एरियाज़ के अंदर जहां वो उनके लिए आसान टारगेट हो सकते हैं, वहां पे ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात हों? जी बहुत शुक्रिया रसूल मलिक साहब। दहशतगर्दी के हवाले से नो डाउट पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, और इस हवाले से मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हमेशा एक पेज पर रहीं और अपनी मुसल्लह अफवाज को अप्रिशिएट भी करती रहीं। लेकिन किसी पे भी तनकीद के बगैर आज हमें गौर करने की ज़रूरत है। इस खैबर पख्तूनख्वा में हमने 90,000 से ज़्यादा आपके आर्म फोर्सेज और जो आपके सिविलियन लोग हैं उनकी शहादतों के बावजूद आज दोबारा दहशतगर्दी क्यों पनपी है, और आज ऐसी सूरत हाल बड़ी तकलीफ दे है कि बेसिकली यू नो दैट आई बिलोंग फ्रॉम डेरा गाजी खान। ये ट्राइब बॉर्डर है हमारा डेरा इस्माइल खान के साथ, यानी तौसा के साथ 10 किलोमीटर का पूरा बॉर्डर मौजूद है KPK का। और उसमें डेरा इस्माइल खान में सूरत हाल ये है कि खुद वहाँ के वज़ीर आला अपनी निजी महफिलों में बताते हैं कि मगरिब के बाद वो नोग एरिया बन जाता है। और इसी तरीके से अगर आप तौसा की बात करें, वहाँ पर पंजाब हुकूमत ने रजिस्ट किया और उसको नोग एरिया नहीं बनने दिया, गो के बड़ा रेजिस्टेंस भी आई। तालिबान आते हैं, वो 18 के करीब पिछले 1 साल में तालिबान वहाँ पर जो है वो मारे भी गए, जानम वासिल हुए। तो वजह ये है कि देखिए दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी मुसल्लह अफवाज तो लड़ रही है। पिछले 10-12 सालों के अंदर आपके हर सूबे ने अपने सूबे के अंदर एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो बिल्ड किया। पंजाब के अंदर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट आया। KPK की हुकूमत को 600-700 अरब रुपए मिले। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा, देर आए दुरुस्त आए, कोई किसी की खामियां निकालना मतलब नहीं है। लेकिन ज़ाहिर एक बहुत बड़ी जंग है, उसमें मैं उन मुतनाज़ा फैसलों की बात नहीं करता कि तालिबान को किसने लाकर बसाया है, क्या वजह बनी। लेकिन हमने इसी KPK के अंदर ऑपरेशन राह रास्त किया, राह निजात किया। अब मेरे ख्याल से फिर ज़रूरत है कि सिविलियन हुकूमत जो ज़ाहिर सूबाई हुकूमत है KPK में, उनको भी अपनी मुसल्लह अफवाज के एक पेज पर बैठकर अपना अपना हिस्सा अदा करना होगा। देखिए हमारी मुसल्लह अफवाज जो है वो कुर्बानियाँ भी दे रही हैं, अपनी ईस्टर्न बॉर्डर पर भी लड़ रही हैं, आपका मगरबी बॉर्डर के ऊपर भी जो सूरत हाल है उससे भी नंबर आजमा हो रही हैं। ईरान की जो सिचुएशन थी वो भी आपने देखी। ऐसे में अगर इस तरीके से हम तफरीक में पड़े रहे और हमने ये सोचा कि शायद ही दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ फौज नहीं लड़नी है, तो मेरे ख्याल से इसमें फौजियों का भी नुकसान होगा, आपके सिविलियन का भी नुकसान होगा। इस हवाले से एक मजबूत हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। आपके जो हमसाए के अंदर आपका जो दुश्मन बैठा हुआ है वो चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसीज करवाए, चाहे वो वहाँ पर स्टेट ओन दहशतगर्दियाँ कराए, तो इसके हवाले से मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हब है दहशतगर्दी का बलूचिस्तान में भी हो रही है, लेकिन ज्यादा हब KPK बना हुआ है। तो मिनिस्ट्रल कौम हमें फेडरल गवर्नमेंट को भी सपोर्ट फराहम करनी चाहिए, सूबाई हुकूमत को भी अपनी दादेकार बढ़ानी चाहिए। अपनी जो मुसल्लह अफवाज हैं वो ऑलरेडी ऑपरेशंस कर रही हैं, उनके शाना बिशाने खड़े हों, और कम अज कम जो आपके अर्बन एरियाज है वहाँ तो आप अपनी जो रेट है वो कायम करें ना। कम अज कम जो आपके ठीक है जो दूर के अजला हैं, जो आपके ऐसे अजला हैं जहाँ पर आपकी एक्सेस नहीं है, तो वहाँ तो ठीक है आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को अपने आगे करें। लेकिन ऐसे अजला जो बिल्कुल आपके वज़ीर आला का घर में भी अगर आपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को पहली शील्ड बनाना है और पुलिस और CTD नजर नहीं आएगी, तो सूरत हाल मुश्किल होगी। मेरे ख्याल से हम सबको मिलजुल कर बिल्कुल ठीक इस पे काबू पाने की जरूरत है। जी बिल्कुल ठीक है। हाफिज़ एहसान अहमद साहब, मुज़फ़्फ़र साहब जो बात की बड़ी बुनियादी बात है। पुलिस को आपने इतना जो है उसको कैपेबल नहीं किया कि वो दहशतगर्दी से लड़ सके। CTD आपको बनाने के लिए फंड्स मिले, तमाम सूबाई हुकूमतों को काउंटर टेररिज्म आप उस तरीके से जो है उसको मजबूत ना बना सके। गिला शिकवा हमें हमेशा होता है, फ़ौज से भी गिला शिकवा हम करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी गिला शिकवे करते हैं, लेकिन इवन टेररिज्म से निपटने के लिए आपके पास फ़ौज के अलावा कोई है ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब आपका शुक्रिया। चूँकि मैं इस जो पुलिस का एक निज़ाम था, जो पुलिस ऑर्डर 2002, मैंने उसमें भी काम किया, आपको याद होगा। मैं इस सारी चीज़ को 3 एंगल से देखता हूँ। एक इसका सबसे बड़ा एंगल ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, और वो स्पॉन्सर्ड आपको अफ़गानिस्तान से भी आता है, वो हमारा ईरान के साथ भी एक इशू रहा है कि जिस तरह गुलभूषण जो है वहाँ पे बैठ के वाया वो काम करता रहा है, और ये हमारा ओपनली जिस तरह इंडिया जो है वो आप ये देखें कि चाहे जाफराबाद का हो या किसी और जगह जो इंसिडेंट्स आपके आते हैं, वहाँ के ऊपर एक डायरेक्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है वो रिफ्लेक्ट होता है और वो काम करते हैं। लेकिन दूसरा जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद होगा कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल का इंसिडेंट आया तो पूरे मुल्क की जो पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट के अंदर थी या पार्लियामेंट के बाहर थी, उन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, और उस नेशनल एक्शन प्लान के नीचे 20 पॉइंट्स है कि हमने इनको एड्रेस करना है।
अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो फेडरल गवर्नमेंट की भी थी और उसके बाद आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की थी। अब अगर आप उनका इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस देखें, उनके अंदर सबसे बड़ा ये था कि हमने अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कैपेसिटी जो है वो प्रोविंसेस के अंदर भी हमने बढ़ानी है, हमने जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको भी बेहतर करना है, हमने बलूचिस्तान के अंदर जो बी एरिया है उसे ख़त्म करके ए एरिया की तरफ लेके आना है। उसके बाद जो है जो फाटा पाटा के अंदर जो एक सारा सिस्टम है हमने उसको भी बेहतर करना है। और उसके साथ साथ जो था आपका सेक्टेरियन भी था, आपका जो मदारस की रजिस्ट्रेशन के अंदर भी थी, फंडिंग्स के अंदर भी था। फिर उसके बाद ये है अफगान मुहाजिरीन का एक बहुत बड़ा था कि हमने इनको वापस उसके अंदर भिजवाना है। उसके बाद हमने अपने निसाब के ऊपर भी बेहतर करना था। अगर आप उस नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशंस देखें तो आपको हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट का जो दौर आया वो प्रायोरिटी आपको नजर नहीं आई। जब वो प्रायोरिटी आपको नजर नहीं आई तो जो फर्स्ट आपका सिविल रिस्पांस सिस्टम है वो आपका बलूचिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है कि आपका सिर्फ 5% एरिया ऐसा है कि जो ए एरिया है, बाकी सारा बी एरिया है और लेविस की वो कैपेसिटी नहीं है कि जिसके अंदर वो उस टेररिज्म को कंट्रोल करे। इस तरह बलूचिस्तान केपीके के अंदर जो है जो आपका रिस्पांस सिस्टम जो था ये सीटीडीटी का है या उसके बाद आपकी एक पॉलिटिकल विल जो है वो भी एक बड़ी क्वेश्चन मार्क बनी हुई है कि क्या ये जो ऑन गोइंग एंटी टेररिज्म ऑपरेशन है या पाकिस्तान हमने इसे हैंडल किस तरह कर। तो क्लैरिटी का भी इशू है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं जो इन प्रोविंसेस के अंदर है उनकी पेनिट्रेशंस का भी इशू है, लॉ एनफोर्समेंट का इशू है और फिर उसका रिजल्ट्स ये निकलता ये है कि आपका फर्स्ट रिस्पांस सिस्टम जो है वो आपकी फौज है और दुनिया में किसी जगह नहीं है। आपका पहला रिस्पांस सिस्टम पुलिस आती है, फिर उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस आते हैं, फिर उसके बाद आपकी फ्रंटियर कांस्टेबलरी जैसी आती और फिर आपका जो है वो आपका फौज आता है। अब हमने हर जगह जो है वो फौज को जो आपके गवर्नेंस गैप्स हैं, चाहे आपके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, हमने सवात के अंदर एक ऑपरेशन किया जब सिविलियन टेक ओवर गया तो आपने देखा कि गैप्सेस उसके अंदर आए। बलूचिस्तान के अंदर हम करते हैं सिविलियन गैप्स आते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इसको एक कोहेरेंट स्ट्रेटजी के साथ करने की, आज भी आप देखें ना कि वो हमारे फौजी जवान जा रहे थे, आपको देखा कि उन्होंने जो है गाड़ी को टकराव किया और उसके अंदर 13 जाने गए। तो ये वो चीजें हैं कि फौज का जो है वो आपका एक्सटर्नल कंट्रोल करना, और फौज ने अभी साबित भी किया इंडिया के साथ कि हमारी कैपेसिटी भी है, सारा कुछ है। तो इंटरनली मलिक साहब जितनी देर तक हमारी सीरियसनेस आएगी हमारी इन प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज के अंदर, हमारी चीफ मिनिस्टर्स के अंदर, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर, ये आपको वाकयात आते रहेंगे और ये वाकयात जो है आपकी इकोनॉमी को भी इफेक्ट करते हैं, आपके जो ओपोनेंट्स हैं उन्हें भी अपॉर्चुनिटी देते हैं और फाइनली उसके अंदर ये आता है कि फिर एक क्वेश्चन मार्क जो बिग लॉ एंड ऑर्डर का है। तो इसको सीरियसली एड्रेस करने की जरूरत है एट द ऑल लेवल विद स्ट्रिक्टनेस, और उसके अंदर जो भी फेलियर आए जिस चीज का आए उसको रिस्पॉन्सिबल करने की जरूरत है। हाफिज साहब हम ब्रेक ले लें, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। और हम एक बार फिर खुशामदीद। फैसल चौधरी साहब, एक तरफ हलीमा बीबी जो है इमरान खान साहब की बहन, वो खुद कहती हैं कि इमरान खान माइनस हो गए, यानी इल्ज़ाम लगा रही हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर कि उनकी वजह से वो माइनस हो रहे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें चली गई, पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या बची हैं अब? नहीं, मेरा ख्याल है इमरान खान क्योंकि गैर सियासी खातून है तो भाई इमरान खान माइनस हुआ तो प्लस कौन हुआ? ये तो ऐसे ही बात करें। इमरान खान आज जितने भी इनके पार्लियामेंटेरियन हैं, इनकी पार्टी है, मरके वो हलीमा बीबी भी हूँ, इमरान खान साहब के बगैर कौन क्या है? हम सब 0/0 है। तो ये बात कहना तो बिल्कुल नाजायज है, ज्यादती की बात है। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब के साथ के बारे में ये गुफ्तगू किसी को भी करने का हक है। मैं इस पर मुतरज़ भी हूँ। इमरान खान साहब आज भी सबसे रेलेवेंट आदमी है, पोलिटिकली सबसे ज्यादा इफेक्टिव आदमी है। आप पूरी पीटीआई साइड पे हो जाए, इमरान खान अकेले जो है वो इस मुल्क की सियासत को में जो है वो महवर मरकज हैं। लेकिन क्या वो ये कहना चाह रही थी कि केपी की हुकूमत जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके फैसले नहीं मान रही? अली मीन गंडापुर साहब आज खुद फैसले कर रहे हैं, ये कहना चाह रही थी? नहीं, बजट का मामला तो मलिक साहब वैसे ही मिस हैंडल हुआ ना। बजट ना पास करके हुकूमत तो चली जाती है ना। हलीमा बीबी को ये जो 40-50 वकील बने हुए बैठे हुए हैं तो इनका ये काम है ना कि बताएं, कोई काम करे भी ना, ये सिर्फ यहाँ पे बैठ के अपनी तरफ लड़ाइयाँ ना लड़ते रहे करें, कोई अपना एजुकेट करना होता है ना। अब हलीमा बीबी तो ले मैंने, उनको तो पता ही कोई नहीं है लॉ का, ना उनको कॉन्स्टिट्यूशन का पता है। वो जो आता है वो कह देती है बिना सोचे समझे, जिसका नुकसान पार्टी को होता है, पार्टी कमजोर होती है। लेकिन ना इस चीज को
और इसको अभी एड्रेस भी करना पड़ेगा इमरान खान साहब को कि या तो पार्टी फैमिली चलाए तो वो उसको अथॉरिटी दे, या जो इस वक्त हायरार्की है उनको फुल्ली ऑथराइज करें। अब इस सारे मामले में आपने पूछा कि ऑप्शन क्या? ऑप्शन है कि अभी तक पॉलिटिकल अलायंस बनाने का ऑप्शन तो हमेशा मौजूद रहता है। पॉलिटिकल जो लाएमल है, स्ट्रेटजी है, वो बनाने का ऑप्शन तो मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो मौजूदा लीडरशिप है उसके पास कोई लाएमल तो है कोई नहीं जिसपे वो काम करके इमरान खान साहब की सियासत से आगे बढ़ा सके, उनकी ज़ात को फायदा दे सके। तो ये कंफ्यूजन है ना जिसका शिकार ये पूरी एक पार्टी बनी हुई है। और फिर फैमिली से अगर कोई बात उठ के बात कर देता है तो वो फिर पार्टी की कंपनी का बायस बनता है। तो सब ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का हाली फैसला है इस पे सियासी तनकीद तो की जा सकती है, पीटीआई भी इसे गैर आईनी करार दे रही है, लेकिन आपको लगता है कहीं पीटीआई से कानूनी अमूर पर भी कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से ये फैसला उनके खिलाफ आया? देखिए ये फैसला जो है इसका कोई और फैसला मुतवक्का नहीं था, और ये फैसला तो जिस दिन ये केस लगा है, बेंच पैकिंग हुई है, कोर्ट पैकिंग हुई है, तो उसी दिन पता था। मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ इन वजारतों से 26वीं तरमीम के बाद इमरान खान और पीटीआई के केसेस में कोई खास उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अभी 9 मई के भी केसेस जो है बड़े तेजी से कंक्लूड हो रहे हैं। ये आईनी तौर पे भी फ्लॉड फैसला है, ये बेंच गैर कानूनी है, ये किसी कानून के तहत नहीं बना, और ये जो फैसला दिया गया है ये सुप्रीम कोर्ट के तारीख तरीन फैसलों में से एक फैसला है जो कि एक से धब्बा है इस तारीख पे, लेकिन हर साल एक नया धब्बे का इजाफा होता है। पता नहीं वो कितना बड़ा चेहरा है जो कि धब्बों से भी मासूम नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो जिस तरह से मामला चल रहा है, ये तो एक ऐसा आप विल ऑफ द पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? विल ऑफ द पीपल एम्बॉडीड इन अ बुक, एक किताब की शक्ल में लोगों की तमन्ना होती है। इलेक्शन क्या होता है? इजहार होता है लोगों की विल का। आप उसको तस्लीम करने से इनकारी हैं तो फिर जमहूरियत क्या और आइन क्या और कानून क्या? बस डंडोडंडी चल रहा है तो चली जाओ। फिर जब तक लोग जो है वो नहीं खड़े होंगे अपने हकूक के लिए तो फिर वो मार खाते रहेंगे और इस किस्म के फैसले आते रहेंगे। ये तो नहीं है कि जेल में इमरान खान भुगते और इनकलाब जो है वो जेल से आ जाए और बाकी कोई बाहर ना निकले। बाहर भी निकलना पड़ेगा, फैमिली को भी मार खानी पड़ेगी, पार्टी लीडरशिप को भी मार खानी पड़ेगी, गोली लाठी का सामना करना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान जेल में पड़ा रहे और इनकलाब जो है वो आ जाए और आप जाके सुरखैल बन जाए। इस तरह से तो नहीं हो सकता सर। बिल्कुल ठीक है। हाफिज साहब, विल ऑफ द पीपल अगर देखा जाए, आइन तो ये कहता है कि जिसको वोट पड़े, जिस जमात को वोट दिए जाएं उसी का हक है, नशिस्तें भी उसी की, लेकिन विल ऑफ द पीपल का एहतराम करना सुप्रीम कोर्ट के लिए भी लाजम है। देखिए चीज़ ये है मलिक साहब, चूँकि चौधरी साहब ने जितनी भी बात की मेरे ख्याल उसके अंदर पॉलिटिकल एंगल जो है उसके अंदर ज़्यादा आया है। और दो चीज़ें उन्होंने अपनी शुरू में भी कहा है कि ना 40-50 वकील जो बैठे हुए हैं ना वो एडवाइस कर रहे हैं और ना इसको फैमिली पार्टी होना चाहिए। अब ये जो चीज़ आई है कि विल ऑफ द पीपल के अंदर आपके सामने 80, 82, 84, 85 या 93 का एक फिगर आ गया। उसके बाद ये था कि आपके सामने एक किताब पड़ी हुई थी आइन की, उस आइन की किताब के अंदर एक मैकेनिज्म मौजूद था, आपने उस मैकेनिज्म को फॉलो करना था। आपने मैकेनिज्म फॉलो ये किया कि आप उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ चले गए कि जिस पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अंदर जो था इजाज़त भी नहीं थी, ना वो क्वालिफाई करती थी, ना एलिजिबल थी। तो ये आपका एक लीगल और पॉलिटिकल फैसला था। वो पॉलिटिकल फैसला जो है वो एंड तक जो है आप SIC को सपोर्ट करते रहे और SIC को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन से लेके रिव्यू तक सब ने कहा कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब जब उसका ताल्लुक नहीं है तो फिर आपकी जो लीगल स्ट्रेटजी थी उसके अंदर फ्लॉज आए ना, और वो सारे का सारा बर्डन जो है डालना इस चीज के अंदर के जी जुडिशरी ने गलत कर दिया। जुडिशरी ने तो 12 जुलाई के अंदर जब जजमेंट आई तो जुडिशरी के पास कौन सा इख्तियार ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है आर्टिकल 51 की उसको आर्टिकल 17 की बुनियाद के ऊपर रिडेंडेंट करे, आर्टिकल 106 को रिडेंडेंट करे, सेक्शन 104 को रिडेंडेंट करे। जो पार्टी जो है अगर मान भी लिया जाए कि पीटीआई एज ए पार्टी है इलेक्शन कमीशन के अंदर, तो क्या पीटीआई एज ए पार्टी जो है इलेक्शन सिंबल के बगैर जो है वो इंटाइटल है आर्टिकल 51 या आर्टिकल 106 के नीचे जो है? बट हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉपुलर फैसला किया और वो फैसला ऐसा था कि जिसके अंदर आइन और कानून की किसी एक चीज का हवाला नहीं था जो कंट्रोवर्सी उनके पास थी। और फैसला किया किसने? फैसला किया पेशावर हाई कोर्ट ने। ये खुद ही गए पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, चूंकि
चूंकि पीटीआई का ख्याल ये था कि पेशावर हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है, न्यूट्रल है और बड़ा जबरदस्त है और वहां के इंसाफ का बाउल बाला होगा, 5-0 से एक फैसला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, आज तक जब तक रिव्यू का फैसला नहीं आया, वो उनके कोई इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन नहीं दी, उन्होंने मांगा नहीं है कि हमें उसको रिलीफ को दिया जाए। SIC अब अगली जो चीज मलिक साहब है वो ये है कि जजेस को क्रिटिसाइज करना। अब ये है कि जब आप 26वीं तरमीम के अंदर जो है आपने एक प्रोसेस किया, आप उस प्रोसेस का हिस्सा थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आप उस सारी शिकों के अंदर मौजूद थे, आपने इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वोट नहीं दिया, आप उसका जो कॉन्सिक्वेंस निकलता है वो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हो, जुडिशल कमीशन की अपॉइंटमेंट हो, उसके बाद जजेस की अपॉइंटमेंट है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप उस प्रोसेस के अंदर जाते हैं, आप किस तरह कह सकते हैं कि जी 26वीं आईनी तरमीम जो है वो एक धब्बा है? जितनी देर तक 26वीं आईनी तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है उसको उसके मुताबिक चलना है। अब दूसरी बात यह है कि आपके 8-5 से एक फैसला आया, उस फैसले के अंदर 2 माह किसी ने उसकी तौज़ीह नहीं की, तशरीह नहीं की और उसके ऊपर लेके बैठे रहे, अल्टीमेटली फैसला किया। अब जो फैसला आपके सामने आया है कि जो उसके अंदर 9-2 से फैसला आया है, 9 जजेस ने यह कहा है कि जो पीटीआई जो है वो किसी सूरत एंटाइटल नहीं बनती, SIC तो बिल्कुल नहीं बनती। उनमें से 2 ने रिवर्स कर लिया, एक ने एब्सटेन कर लिया, 2 ने उसके खिलाफ फैसले कर दिया। मैं उस पर भी आता हूं, चौर साहब मैं उस पर भी आता हूं, मैं उस पर भी आ जाता हूं। वो जो है कि फैसला जो है वो तो पेशावर हाई कोर्ट ने किया ना। मैं इस चीज के अंदर हूं कि प्रोपोर्शन के हिसाब से दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को सीट नहीं बनती, चूंकि आर्टिकल 51 या 106 के नहीं है। और वहां पर भी चौर साहब ब्लंडर हुआ। फर्स्ट जब हेयरिंग चल रही थी तो बेंच ने पूछा इन्हीं SIC वालों से कि जी ये बताएं कि अगर आप भी एंटाइटल नहीं है तो ये सीटें जाएंगी कहां पे, इन्हें खाली रहना चाहिए? इन्होंने कहा जी नहीं, ये सीटें तो हर सूरत फिल होनी चाहिए। तो जब सीटें हर सूरत फिल होनी चाहिए तो फिर तो वही मैकेनिज्म आएगा जो पेशावर ने किया। तो मेरा ख्याल है कि हर वक्त जो है जजेस को, सिस्टम को, कॉन्स्टिट्यूशन को उस लेवल तक डिस्क्रेडिट न किया जाए कि जिसके जाके अंदर बिल्कुल पब्लिक ऑप्टिक्स जो है उनको आप मुज़फ़्फ़र रहमान साहब से भी जरा पूछ रहा हूं। मुज़फ़्फ़र रहमान साहब, डिस्क्रेडिट तो उस चीज को किया जाता है जिसका कोई क्रेडिट हो। मैं जो सब आता हूं जब ब्रेक में वापस आएंगे इसी पे बात करेंगे। मुज़फ़्फ़र रहमान साहब, ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज एक बार फिर बैरिस्टर गौहर साहब को मुज़ाकरात की दावत दी है। पीटीआई ये कहती है कि एक तरफ आप हमसे सीटें छीन रहे हैं, दूसरी तरफ आप पंजाब असम्बली में हमारे अराकीन की जो है वो रुकनीत मुअत्तल कर रहे हैं। इन हालात में आपसे मुज़ाकरात क्या करें? जेल में आप मुलाकात नहीं करने देते। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखें, पीटीआई की तो 2011 से ज़ाहिर है जब रीबॉर्न हुई और उसके बाद 2014 के धरनों से जो उनकी तारीख स्टार्ट हुई, मैं न मानो वाली पॉलिसी है। तीनों बातें जो आपने मुझसे पूछी तीनों का मैं जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर आज हम साथ ही थे, बिल्कुल पीएम साहब ने बात की है और मैं समझता हूँ कि जो कायदे ऐवान है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो कायदे हिस्ब इख्तलाफ या हिस्ब इख्तलाफ की जो सबसे बड़ी पार्टी है उससे खुशगवार ताल्लुकात रखे। लेकिन बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला PMLN के उस पार्टी के हक में खिलाफ दिया तब तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी थी और आप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाए। अगर रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट को इदराक हो गया कि उसने आईनी हदूद से तजावुज किया था या अपनी जो एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर्स हैं तो आज ये कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है जजेस ठीक नहीं है। अगर आप पंजाब असेंबली में बजट तकरीर के दौरान वज़ीर खजाना को एक भारी भरकम की तो मुझे आप ये बताएं कि असेंबली में इस तरह की रिवायत जब पैदा करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्पीकर ने कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही। और अगर पीएम ने आज ये बात की है तो इस तलखी को कम करने के लिए ही की है कि खुदारा आप हमारे साथ आकर बैठे, लेकिन तलखी कम नहीं हो रही है। इसमें रोल है वो पोजीशन अपना रोल प्ले करे और उसके बाद हम आगे बढ़ सके। लेकिन तहरीक इंसाफ की एक जो है ये रिवायत रही और पिछले 15 सालों में खास तौर पर उन्होंने सियासी इख्तलाफ को पाकिस्तान में सियासी दुश्मनी में कन्वर्ट किया है। अदालतें जब इन्हें रिलीफ दे दें तो उनसे आज़ाद कोई नहीं होता, लेकिन जब वही अदालतें इनके खिलाफ फैसला दें तो अदालतों पर क्रिटिसाइज करते हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ हो तो उससे अच्छी कोई नहीं होती, तो आर्मी चीफ मुल्क का बाप होता है। और अगर वही एस्टेब्लिशमेंट जो है कहे कि नहीं जी आप ये गलत काम कर रहे हैं, अदम एतमाद जो है पोजीशन का आईनी हक है वो करने दें, तो आप कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो न्यूट्रल हो गई है, न्यूट्रल जानवर होता है। और मीर जाफर और मीर सादिक जैसे अलकाबात आप आर्मी चीफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तहरीक इंसाफ की रिवायत है। यानी आप भी आज अगर कोई ऐसी बात अभी बैठे बैठे अपने शो में
अगर कोई न्यूट्रल बात करने की कोशिश करेंगे नसरुल्लाह मलिक साहब, क्योंकि जाहिर है गैर जानिबदारी जरूरी होती है और जाहिर है साहबी गैर जानिबदार होता है और आपकी एक राय होगी। तो मेरे भाई हैं फैसल चौधरी साहब, आपके साथी दोस्त हैं, हम सबके दोस्त हैं, लेकिन अभी आपके मुतालिक कितने शदीद जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात और इतनी शदीद सख्त ज़बान इस्तेमाल करेंगे, इनका कसूर नहीं है, वो इनका कसूर नहीं है। वो तहरीक इंसाफ के बानी ने बेसिकली अपना नैरेटिव यही बिल्ड किया है कि आपने हर मुअज़्ज़ज़ आदमी को बड़ी गाली देनी है और जो जितनी बड़ी गाली देगा उसको उतनी इज्जत दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कभी ये नहीं था। यहाँ मजलूम भुट्टो शहीद हुए, बेनज़ीर की असैसिनेशन हुई, मियां नवाज शरीफ को हेलीकॉप्टर में लाठी जेल हथकड़ियां बांध के जाया जाता था, लेकिन ऐसी हमने सियासत में तलखी भी देखी लेकिन दुश्मनी कभी नहीं देखी। तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि जो लोग तहरीक इंसाफ के बाहर हैं, असेंबली में मौजूद है, सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि सियासत पे दुश्मनी खत्म कर कर सियासी इख्तलाफ पर आए। सब एक है, आज शायद हम हुकूमत में, कल हम अपोजिशन में जिसमें बैठे हुए, और ये इक़्तिदार आनी जानी चीज होती है। अली का कॉल है कि अगर कुर्सी इतनी मजबूत होती तुम तो कैसे पहुंचती, बड़ी टेम्परेरी कुर्सी है, हमें इस बात का एहसास है, लेकिन तहरीक इंसाफ को भी सियासतदानों के लिए बड़ा दिल करना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ज़फ़र साहब वापस आते हैं ब्रेक से। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद। फैसल चौधरी साहब ये बताइएगा कि ये नशिस्तें खाली रहेंगी तो फिर पार्लियामेंट का कैसे पूरा मुकम्मल होगी? इस नशिस्तें किसी ने किसी को देनी है, जैसे अभी हम सब कह रहे थे कि खुद पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि इनको खाली ना छोड़ा जाए। अच्छा, ये फैसला जो है पीटीआई के मौक़िफ़ पे आया है, बड़ी बात है जी। पीटीआई का तो मौक़िफ़ ये था कि ये सीटें हमारी बनती हैं। अगर मौक़िफ़ पे फैसला देना तो फिर आपने हमें सीटें क्यों नहीं दी? ये तो खामखा वाली बात है ना जी, अपना धक्केशाही है। गुजारिश ये है कि ये अगर आपने सीटें देनी है तो विल ऑफ द पीपल से सबसे ज्यादा वोटें तो पीटीआई को पड़ी है। पीटीआई ने इलेक्शन जो 8 फरवरी का जीता है, क्या सारे लोग फ्रांस से आए हैं या होनोलुलु से आए हैं कि जिनको पता नहीं है कि जी इलेक्शन वाले दिन क्या हुआ था, इलेक्शन से पहले क्या हुआ था, इलेक्शन के बाद क्या हुआ है। इस मुल्क में जितना बड़ा फ्रॉड और जितना बड़ा डाका इलेक्शन के नाम पे मारा गया मलिक साहब, वो तो पाकिस्तान की तारीख में इतना मामला कभी गड़बड़ नहीं हुआ। जिस दिन स्क्रूटनी थी, जिस दिन लास्ट दिन था सर्टिफिकेट जमा कराने का, उस दिन काजी फाइज साहब ने वारदात डाली और ये वारदात जो है दोबारा डाल गई है। गुजारिश ये है कि आप सियासी मामलात है, सियासी मामलात तो सियासी अंदाज से हल होने, या आप कोई भी सियासत जो है आप ये कहें कि इस सारे केस से आप सियासत निकाल लें तो फिर ये केस क्या रह गया, ये मुकदमा क्या रह गया? तो एसेंशियली ये मुकदमा सियासी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सियासी अमल है। जजेस के अपॉइंटमेंट जो है से लेके जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म है एक सियासी अमल का नतीजा है। अगर आप कहें कि सियासत इतनी गंदी है कि जी वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसका इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन ओनली का कहता है कि 62-63 के तहत जो नायल बंदा है वो सदर नहीं रह सकता। तो ये तो मामला। उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर भी वही केस आपने लगाया ना, तो आपने उनको लीडर नहीं रहने दिया। तो गुजारिश ये है कि वो चीज और है, ये चीज और है। जिन लोगों ने, जिन जजेस ने ये फैसला लिखा है उनको आपने बेंच का हिस्सा नहीं बनाया। बेंच किन रूल्स के तहत बना है? 191 के तहत रूल्स होते हैं ना, आर्टिकल 191 के तहत आपके फर्दर रूल्स बनाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट बनाती है, जो 1980 के रूल्स हैं उसके मुताबिक। तो ये जो है मुकदमा ये सेम बेंच के पास लगना था। मलिक साहब, मैं आपकी इजाजत से आया, ठीक है, ठीक है। हम सब ये जो बात कर रहे हैं कि बेंच तश्कील ही करते बेंच की। मलिक साहब, बात तो ये है कि पहले उन्होंने बात की 62(1)(f) की के PMLN के अंदर है, किसी PMLN के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आएगा। वो जस्टिस साकिब निसार की जजमेंट आई थी कि 62-63 जिसमें लगता है उसके अंदर जो है आप उसको पार्टी हेड नहीं बना सकते, और जिस तरह वो पिटीशन फाइल की गई या जिस तरह फैसला है और फिर अल्टीमेटली उसको रिवर्स किया गया। अब दूसरी उस चीज़ के अंदर यह है कि जजेस का बेंच बनाना जो है, इस सारे में ये चौधरी साहब तो अब चले गए हैं ना, ये सारे स्टॉलवर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, ये बाहर, ये सारे मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ है। इनका एक ही मुद्दा था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए और उससे नीचे हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना चाहिए। उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की नीटी ग्रिटी, उसकी जुडिशल कमीशन, उसकी फंक्शनिंग, उसकी ट्रांसफर, उसके उधर से इधर आना, ये सारी चीजें तय थी। और आपने ये देखा होगा कि इन्होंने इस प्रोसेस के अंदर ना असेंबली के अंदर इसके खिलाफ वोट दिया, और जिस दिन 24 को नोटिफाई हुआ है, 25-26 को जब चीफ जस्टिस की हुआ है एलिवेशंस का, ये सारे मौजूद थे। आज भी जो बेंच बना है वो बना है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, जब आर्टिकल 191(3) के नीचे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा उसके अंदर ये सारे केसेस जाएंगे, और ये कोई स्पेशल केस नहीं गया। इसके अलावा भी जितने रिव्यू के केसेस थे जो आर्टिकल 199 की जुरिस्डिक्शन के अंदर आए थे वो बनाए गए। और अगर ये इनकी बात, तो क्या पाकिस्तान का चीफ जस्टिस
जस्टिस जो है उसने आंखें बंद की हुई हैं, या दूसरे सारे जो हैं उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं कि एक बेंच को या एक सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं है, और सिर्फ यही ये कह रहे हैं कि जी आइन की भी खिलाफ वर्जी है और ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स की है। सुप्रीम कोर्ट के जो 1980 के रूल्स थे वो उस वक्त तक थे जब 1926वीं आइनी तरमीम नहीं आई। अब जब आ गई है, एक बना, आपको अच्छा लगे या आपको अच्छा ना लगे, और अभी भी जो उन्होंने फैसला किया है वो जो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको उन्होंने रिवर्स करके कहा है कि ये हमारा इख्तियार नहीं है, हमें वो करना चाहिए जो आइन के इंटरप्रिटेशन है। अब वो इन्हें अच्छा नहीं लगता और जजेस को क्रिटिसाइज करते हैं। इसलिए मैंने ये कहा है कि अगर आपने कोई बात करनी हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ये लॉ पढ़ के आए, सिर्फ पॉलिटिकल में। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट को डी चौक न बनाए, यहाँ के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक करें, और यही वो फैसला आया। मुज़फ़्फ़र रहमान साहब, पीटीआई जिस खदशे का इजहार कर रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली कोई आपकी जो है वो सोच में है, ऐसा हो सकता है? देखिए जी, ना हमारी तरजीह है, और आपको पता है कि हम तो 2013 में जब इनकी नौमौलूद थी तहरीक इंसाफ इक़्तिदार के हवाले से, तब भी मियां नवाज शरीफ साहब ने मौका दिया था और मौलाना फजलुर रहमान साहब को नाराज किया था और कहा था कि अगर एक पार्टी की सिंपल मेजोरिटी है तो उसे हुकूमत बनानी चाहिए। तो अभी तक तो ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन जिस तरह के काम अली अमीन गंडापुर साहब करते हैं, 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि मुझसे कोई तवक्को ना रखे, मैंने पाकिस्तान का ठेका नहीं उठा रखा, IMF के हवाले से उन्होंने कहा। तो इस तरह की जब बातें आप करेंगे, अगर आप मरकज़ पे चढ़ाई करेंगे, 700 अरब रुपए के करीब जो है आपको हम दे चुके हैं, कोई एहसान नहीं किया, हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन आपने अपने सूबे की जिम्मेदारी अदा करने की वजह से एहसान समझा। आपने वहाँ पर टेररिज्म का डिपार्टमेंट स्टैब्लिश नहीं किया, नाइट गॉगल्स नहीं है, वहाँ वेपन्स नहीं है, रात को बेशतर अजला ऐसे हैं KPK के जहाँ पर पुलिस थाने छोड़कर चली जाती है। ये फैक्चुअल बातें आपने किसी कॉरेस्पोंडेंट को भी ले लें, ब्यूरो चीफ KPK से पूछ लें जो पेशावर के हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो ज़ाहिर है फिर ऑप्शन सियासी लोगों के पास सियासी ही होते हैं, और सियासी ऑप्शन यही होगा कि हम अदम एतमाद के जरिए हुकूमत को तब्दील करें, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक इनकी तरफ से बने, या कोई इस तरह की तजवीज़ ज़ेरे गौर आ सकती है। आज के दिन नहीं है, लेकिन अगर ये इसी तरीके से मरकज़ को दीवार से लगाएंगे, सूबे के अंदर जो है वहाँ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ, फौज के साथ ताउन नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर फिर हमें सब कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए ना, जो भी बात आप मेरे फाजिल दोस्त कर रहे थे बिल्कुल ठीक कर रहे थे। तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से साकिब निसार ने सपोर्ट किया, PMLN के सेनेटर्स को बुलाकर फारिग कर दिया, टिकट्स 1 मिनट में उसने जो है वो अनडू कर दिए, तो उसमें आप अगर आइन को आपके लिए रीराइट किया जा रहा हो और रूल्स का सहारा लेकर, तो वो ठीक है। लेकिन अगर कोई बेंच जो है आइन को ठीक कर दे और आईनी तरामीम की रोशनी में कोई फैसला कर दे, तो उसको हम गलत कहते हैं। फैजल जो साहब इतने सीनियर वकील हैं, तो मुझे बताएं क्या आइन मुकद्दम है या 1980 के रूल्स मुकद्दम है? यानी पहले आइन होता है, आइन के नीचे कानून होता है, कानून के नीचे रूल्स बनते हैं, रूल्स उसी से पर आते हैं। दूसरी बात है कि 26वीं आईनी तरमीम को तो तहरीक इंसाफ ने एंडोर्स किया था। हम तो चाहते थे कि आईनी अदालत बने, इन्होंने कहा नहीं आईनी बेंच बने। इन्हीं का मुसव्वदा, इन्हीं का ड्राफ्ट बैरिस्टर गोल ऑन रिकॉर्ड कह चुके असेंबली फ्लोर पर, हमने वही अप्रूव किया। इस तरह की बातें करते हैं, मैं इसमें क्या कह सकता हूं? ठीक है जी। मेरा ख्याल ये है कि मलिक साहब ये सारी जो कंट्रोवर्सी आई हुई है ना, हमें उसी तरफ जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ, प्रोविंसेस के अंदर जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के आम आदमी को जल्द इंसाफ मिले और सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल जो कंट्रोवर्सी है उसका खात्मा हो, और उसकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो मेरिट की बुनियाद पे की जाए, और जजेस की अलाइनमेंट जो है उसका भी मेरा ख्याल है खात्मा होना चाहिए। एहसान अहमद साहब, मुज़फ़्फ़र रहमान साहब, फैसल चौधरी साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।